नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। हम लोग इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं और भारत से ज्यादा पाकिस्तान को इंतजार है कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर है जो पाकिस्तान की नींद और उड़ा सकती है। वैसे तो पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, पता नहीं कब कौन सा बम कहां से आकर गिर जाए। लेकिन बड़ी खबर अमेरिका से है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया कि आतंकवाद के समर्थकों को नतीजे भुगतने होंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, आतंकवाद के समर्थकों को नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिका ने भी कहा कि ट्रंप सरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार का पूर्ण समर्थन करती है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तान को हार्ट अटैक देने वाली खबर है। अमेरिका ने कहा है कि ट्रंप सरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार का पूर्ण समर्थन करती है और भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। यहां पर मोदी वैसे ही सेना को फ्री हैंड दे चुके हैं। यह खबर पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका है, क्योंकि कल ही क्या हो रहा था, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, अमेरिका के पास जा रहा है कि अल्लाह करे जो है ये जंग रुक जाए। पाकिस्तान ने भारत से बढ़ते तनाव को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से मदद मांगी थी, लेकिन ट्रंप तो कह रहे हैं कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। पाकिस्तान ने कहा था कि अमेरिका कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव को कम करने में मदद करे। रक्षा मंत्री देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कभी भी जंग हो जाएगी, क्योंकि कश्मीर अब सबसे संवेदनशील न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। लेकिन पाकिस्तान का अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना काम नहीं आया। वैसे ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए कि गिड़गिड़ाना पड़े। आज उल्टा अमेरिका ने यह कहकर पाकिस्तान की हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ा दी हैं साहब कि ट्रंप सरकार आतंक से लड़ाई में मोदी सरकार का संपूर्ण समर्थन करती है। आतंक से लड़ाई का मोदी सरकार का पूर्ण समर्थन करती है। पूरी दुनिया में शायद चीन या एक आध और देश को छोड़ दिया जाए तो कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं है। यही समय है, सही समय है। कहूँगा कि एक क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नज़र आ रही है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए। हम कोई आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। अटैक जो था सिर्फ पहलगाम पर नहीं था, हर एक हिंदुस्तानी की जिंदगी में था। पाकिस्तान में का नाम लेने से कौन सा वोट इनको दिखाई देता है? तो सबसे पहले गृह मंत्रालय के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इंटेलिजेंस क्यों फेल हो गया? उसके मारने की हिम्मत इस देश में किसी को नहीं है। ये इंडी अलायंस वाले नहीं हैं, ये रावलपिंडी अलायंस। जी हाँ, बीजेपी हमला बोल रही है इंडी नहीं रावलपिंडी अलायंस। इंडी नहीं रावलपिंडी अलायंस। एक और पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद की अमर बेल की को जड़ से उखाड़ने की तैयारियां हो रही हैं। इस बार जड़ से खत्म करने की, फुल एंड फाइनल। दूसरी ओर इन्हीं तैयारियों के बीच खबर आई है कि नरेंद्र मोदी सरकार जाति जनगणना कराने जा रही है। लेकिन हमें लगता है साहब, देश में जाति गिनने से भी ज्यादा जरूरी है गद्दारों को गिनना। जाति जनगणना से पहले गद्दारों की गणना होना। और जिस तरह से सभी पार्टियां जाति जनगणना का समर्थन कर रही है ना, हम उम्मीद करते हैं कि गद्दारों की गणना में भी सारी पार्टियां एकमत होंगी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है ऐसा नहीं है। जाति जनगणना के लिए सारे एक पेज पर हैं। हर कोई कह रहा है कि होनी चाहिए, मोदी सरकार ने भी कर दी। लेकिन गद्दारों की गणना पर क्या सारी पार्टियां एकजुट होंगी? अगर होती तो शायद बीजेपी को यह ना कहना पड़ता कि इंडी नहीं है रावलपिंडी अलायंस है। क्योंकि जाति जनगणना की तरह अगर गद्दारों की जनगणना भी देश में बड़ा मुद्दा बना होता तो शायद पहलगाम नहीं होता और पुलवामा भी नहीं हुआ होता, क्योंकि गद्दारों की वजह से ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। पहलगाम से पहले 2019 में पुलवामा अटैक के पीछे भी गद्दारी था, आप सभी जानते हैं। लोकल सपोर्ट, ओवरग्राउंड वर्कर्स। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आज की बड़ी खबर यह है कि कश्मीर के कुछ गद्दारों यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स ने
इस नरसंहार में आतंकवादियों की मदद की। ओवरग्राउंड वर्कर्स, ये गद्दारों की मदद की वजह से ही पहलगाम के आतंकवादियों को अब तक नहीं ढूंढा जा सका है। पहलगाम की तरह पुलवामा आतंकी हमले में भी एक गद्दार की वजह से हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, और यहां पर भी यही ओवरग्राउंड वर्कर्स का रोल निकलकर सामने आ रहा है कि बिना उनकी मदद के इतना बड़ा आतंकी हमला नहीं हो सकता। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एनआईए को जो जानकारी मिली है वो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक ये अंदरूनी दुश्मन जो 2.5 मोर्चे की बात बिपिन रावत ने कही थी ना, कि 2.5 मोर्चे की जंग कौन किसके संग, ये सवाल है। इस नरसंहार की पूरी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सपोर्ट में कुछ स्थानीय लोग थे। इन्हीं स्थानीय और ओवरग्राउंड वर्कर्स या गद्दारों से पूछताछ में एनआईए और सुरक्षा एजेंसियों को बेहद चौंकाने वाली जानकारी मिली है। ओवरग्राउंड वर्कर या गद्दारों ने बताया कि हमले की प्लानिंग मार्च से हो रही थी, और आप जानते हैं सबसे पहले हमले के लिए जो जगह चुनी गई थी वो बैसरन घाटी नहीं थी, वो बेताब घाटी थी। आतंकवादियों ने बैसरन घाटी के अलावा जिन 3 जगहों की रेकी की थी वो थी बेताब घाटी, आरू घाटी और अम्यूजमेंट पार्क। प्लानिंग बहुत बड़ी थी, लेकिन बेताब घाटी में सुरक्षा बलों की उपस्थिति और कम भीड़ की वजह से आतंकवादियों ने बैसरन घाटी को हिंदू नरसंहार के लिए चुना। जानते हैं क्यों चुना? क्योंकि बैसरन घाटी में ऊपर, मैं जहां था पहलगाम, वहां ऊपर गाड़ियां नहीं जा पाती हैं, वहां खच्चरों से जाना होता है, टूटा रास्ता है, पहाड़ है, टेरेन है, जंगल का रास्ता है, वहां से ऊपर आप ऊपर पहुंचते हैं, तो वहां पर रिस्पॉन्स टीम या वहां पर मदद पहुंचने में समय लगा, इसलिए उसको चुना गया। सूत्रों के मुताबिक ओवरग्राउंड वर्कर्स या भारत के इन कुछ गद्दारों ने पूछताछ में बता दिया है कि आतंकवादी बैसरन घाटी में 15 अप्रैल को ही पहुंच गए थे। हमला कब हुआ आप जानते हैं? 22, और तभी से वो सही वक्त और पर्यटकों की भारी भीड़ होने का इंतजार कर रहे थे। 15 से 22 किसने छुपाया, किसने रखा, किसने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया? पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अब तक 20 के करीब ओवरग्राउंड वर्कर्स की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से कई OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स, मैं समझाऊंगा इसका मतलब भी क्या होता है। आप समझ लीजिए जो स्थानीय मदद पहुंचाता है आतंकवादियों को, देश से गद्दारी करता है, उन्हें ओवरग्राउंड वर्कर्स की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। सूत्र बताते हैं कि पहलगाम से जुड़े 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने आतंकवादियों को इस बात की रेकी करने में मदद की कि कहां सैलानियों की तादाद सबसे ज्यादा है। गद्दारों ने बताया कि कहां हमला करने पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा, और गद्दारों ने बताया, आतंकियों के मददगार ये गद्दार, आतंकियों के यार, कि कहां हमले के बाद आसानी से भाग निकलने में मदद मिल सकती है। इतना बड़ा आतंकी हमला बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकता। जाति जनगणना से पहले गद्दारों की गणना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एनआईए को यह भी पता चला, आप सुनिए, कश्मीर में 3 सैटेलाइट फोन सक्रिय हैं जिनके सिग्नल पाकिस्तान से जुड़े हैं। इन 3 सैटेलाइट फोन में से 2 ट्रेस हो चुके हैं। अब इन्हीं गद्दारों को ढूंढने के लिए एजेंसियों ने 2500 संदिग्धों को उठा लिया है। 2500, 186 लोग अब भी जांच एजेंसियों की हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इन्हीं गद्दारों की वजह से, इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स की वजह से पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार नरपिशाच आतंकवादी 10 दिन बाद भी ढूंढे नहीं जा सके हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है साहब कि इन गद्दारों ने ही पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकवादियों को अंडरग्राउंड कर दिया है। और आपको बताते हैं साहब कि ये, मैं बार बार जिस टर्म का यूज कर रहा हूं ना, ओवरग्राउंड वर्कर किसे कहते हैं? पहलगाम आतंकी हमले में जिसका बात लगातार जिक्र हो रहा है, ओवरग्राउंड वर्कर, समझिएगा बहुत ध्यान से। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए, आपके लिए समझना जरूरी है ताकि आसपास नजर रखें, आप अलर्ट रहें। ओवरग्राउंड वर्कर्स वो लोग हैं जो भारत में रहकर लश्कर, हिजबुल, जैश, दूसरे आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकवादियों को लॉजिस्टिक्स, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, पैसे, शेल्टर और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इनपुट देते हैं।
ये हथियार नहीं उठाते, लेकिन आम लोगों में छिपे ये गद्दार आतंकवादियों से ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अब ये एनआईए के हत्थे चढ़ेंगे। ऐसे गद्दारों को ढूंढने के लिए एनआईए ने अलगाववादी संगठनों से जुड़े लोगों और उनके समर्थकों पर छापे मारे हैं। ये भी बड़ी खबर है, सुनिए। इस छापेमारी में हुर्रियत, जमाते इस्लामी के समर्थकों पर छापे मारे गए हैं। एनआईए पूरे एक्शन मोड में है। आज भी डीजी एनआईए पहलगाम पहुंचे, वो स्पॉट पर गए उधर। एनआईए सोर्सेज बता रहे हैं कि पहलगाम हिंदू नरसंहार के बाद इस छापेमारी में बड़ी संख्या में देश विरोधी सामग्री बरामद हुई है, जो इस बात का संकेत देती है कि पहलगाम में अंडरग्राउंड वर्कर्स ने इन आतंकवादियों का नेटवर्क तैयार करने में मदद की। ये छापेमारी कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग, त्राल, पुलवामा, सोपोर, बारामूला, बांदीपुरा समेत कई जिलों में हुई, जहां से 100 लोगों के घरों से भारत विरोधी चीजें मिली हैं। यानी कि कोई हवा में बात नहीं हो रही है कि गद्दार हैं, लोकल सपोर्ट है, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, यह हवा में नहीं है। इस बात की जानकारी कल ही मिली थी कि बैसरन घाटी में हिंदू नरसंहार की स्क्रिप्ट बहुत सोच समझ कर लिखी गई थी। कोई था अंदर का गद्दार जिसने बताया कि कहाँ से एंट्री, कहाँ से एग्जिट, दोनों जगह घेरना लेना है। मैंने आपको बताया था ना, एंट्री पॉइंट पर और एग्जिट पॉइंट पर आतंकवादी खड़े थे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मारे गए जो भाग रहे थे एंट्री से एग्जिट की तरफ। वहाँ पर भी टेररिस्ट, और वहाँ पर फिर नरसंहार हुआ। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान ये सामने आया है कि 2 आतंकवादी पेड़ों के पीछे से एक तरफ से आए थे और पूरी प्लानिंग के साथ ये अटैक किया गया गद्दारों की मदद से। जब हमलावरों ने गोलीबारी शुरू की तो वो जानते थे लोग घबराकर एंट्री और एग्जिट पॉइंट की ओर भागेंगे। इसी प्लानिंग के तहत दोनों आतंकवादी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर खड़े हो गए और एक पल में कई लोगों को मार डाला। रील्स के लिए वीडियो शूट किया। उस वीडियो के अंदर जो है ये दोनों टेररिस्ट क्रॉस करते हुए दिखा है। न्यूज 18 इंडिया की खबर पर एनआईए की मोहर। इससे पहले बेताब घाटी में 2 आतंकवादी टहलते हुए दिखे। आतंकियों ने बेताब घाटी में भी की थी रेकी। 18 अप्रैल को पहलगाम घूमने आए थे, यहीं पर जहां पर इस वक्त मैं हूं। वो पहलगाम की बैसरन घाटी के बजाय बेताब घाटी गए, जो यहां पर एबीसी घाटी कहा जाता है। उसमें बी का मतलब बेताब घाटी होता है। 5 दिन बैसरन से बेताब घाटी तक टहलते रहे आतंकी। दोनों संदिग्ध हाशिम मूसा उसका साथी है आतंकवादी। तो मतलब क्या हुआ? आतंकी क्या 18 तारीख से 22 अप्रैल तक पहलगाम में थे? क्या रेकी कर रहे थे? देश नहीं झुकने देंगे में सबसे पहले पर्दाफाश। आतंकी हमला कहां हुआ? बैसरन घाटी में, जो सामने है बैसरन घाटी। संदिग्ध नजर आए बेताब घाटी। आतंकी हमला हुआ 22 तारीख, बेताब घाटी का वीडियो 18 तारीख। देश नहीं झुकने देंगे में हमने आपको 2 दिन पहले यानी 29 अप्रैल को ही पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यह बड़ा पर्दाफाश किया था कि 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में धर्म पूछकर 27 लोगों को सिर में गोली मारने वाले आतंकी 18 अप्रैल को बेताब घाटी में मौजूद थे। हमारी इस खबर पर अब एनआईए सूत्रों ने भी मोहर लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि पकड़े गए 2500 ओवरग्राउंड वर्करों से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि पहलगाम को दहलाने वाले आतंकी घटना से 2 दिन पहले ही बैसरन घाटी पहुंच चुके थे। एनआईए सूत्रों को यह भी अंदेशा है कि 15 अप्रैल को ही चारों आतंकी पहलगाम पहुंच गए थे, जहां 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आतंकियों ने बैसरन घाटी के अलावा उसके आसपास के 3 और घाटियों आरू घाटी, अम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी की रेकी की थी। ये तीनों टूरिस्ट लोकेशन आतंकियों के टारगेट पर थे। बैसरन घाटी से बेताब घाटी की दूरी 10 किलोमीटर, बैसरन घाटी से आरू घाटी की दूरी 17.7 किलोमीटर
और बैसरन घाटी से अम्यूजमेंट पार्क की दूरी 7 किलोमीटर, यानी कि आतंकी पहलगाम में बेखौफ होकर 17 किलोमीटर के दायरे में बेरोक-टोक घाटियों की रैकी कर रहे थे और किसी को उन पर शक नहीं हुआ। चारों घाटियों की रैकी करने के बाद आतंकियों ने बैसरन घाटी को इसलिए चुना क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को भेद पाना उनके लिए सबसे ज्यादा आसान था। सूत्रों के मुताबिक चारों घाटियों की रैकी करने में 4 ओवरग्राउंड वर्कर ने पाकिस्तानी आतंकियों की मदद की थी। चारों आतंकी घाटी में 3 सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके 2 फोन के सिग्नल जांच एजेंसियों ने ट्रेस कर लिए हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बेताब घाटी की जो खबर आज मीडिया चैनल की सुर्खियां बनी हुई है, उसे न्यूज 18 इंडिया ने कैसे ब्रेक किया था। दरअसल 2 दिन पहले पुणे के एक टूरिस्ट श्रीजीत ने एनआईए को एक वीडियो सौंपा था। ये वीडियो श्रीजीत ने पहलगाम में उस वक्त शूट किया था जब वो 18 अप्रैल को पहलगाम घूमने गए थे, लेकिन वो पहलगाम की बैसरन घाटी के बजाय बेताब घाटी गए थे, जहां उन्होंने एक वीडियो शूट किया था। इसी वीडियो में 2 संदिग्ध आतंकी घाटी में टहलते हुए नजर आए थे। श्रीजीत ने बताया कि जब उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी किए गए आतंकियों की तस्वीर का मिलान अपने पास मौजूद पहलगाम टूर की तस्वीरों और वीडियो से किया, तो एक वीडियो में चारों आतंकियों में से हूबहू नजर आ रहे 2 संदिग्ध दिखे, जिसके बाद वो फौरन पुणे से मुंबई पहुंचे और एनआईए के दफ्तर जाकर अधिकारियों को वीडियो सौंपा। जैसा मैंने कहा, मेरे जो बच्ची का जो हमने रील्स के लिए वीडियो शूट किया, उस वीडियो के अंदर जो है ये दोनों टेररिस्ट क्रॉस करते हुए दिखा है। श्रीजीत के इस दावे पर हमारी टीम ने गहराई से पड़ताल की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। हमें पता चला कि आतंकी हमला बैसरन घाटी में हुआ था, लेकिन संदिग्ध आतंकी बेताब घाटी में नजर आए थे। इन दोनों वैली के बीच की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। बेताब घाटी में नजर आए 2 आतंकियों में से एक का हुलिया पाकिस्तान के वांटेड आतंकी हाशिम मूसा से हुबहू मिलता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये आतंकी 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पहलगाम में 17 किलोमीटर के रेडियस में बेखौफ खुलेआम घूमते रहे। 4 घाटियों की रैकी करते रहे, लेकिन किसी भी सुरक्षा एजेंसी को ना इन पर शक हुआ और ना ही इनसे किसी तरह की पूछताछ हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये चारों आतंकी किसी की नजर में नहीं आए तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी लोकल सपोर्ट। उन स्थानीय गद्दारों ने इन चारों आतंकियों को रैकी करने, ठहरने, आने जाने, पहचान छिपाने और इतने बड़े हमले को अंजाम देने में पूरी मदद की। एक और चौंकाने वाली खबर हम आपको बताते हैं। एक और सुरक्षा बल पहलगाम नरसंहार को लेकर बिलों में छिपे गद्दारों को ढूंढ रहे हैं। आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है चुन चुन कर। दूसरी ओर भारत में सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने की भी कोशिश हो रही है। यह बात खुद पहलगाम आतंकी हमले को लेकर याचिका दायर हो गई। साहब, सुप्रीम कोर्ट में की जांच होनी चाहिए। जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने आज पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच कराने वाली याचिका पर याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि यह वक्त आतंकवाद से लड़ने का है, एकजुट होने का है। सोचिए, हमारे देश में अभी भी ऐसे लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है, समझाना पड़ रहा है साहब कि एकजुट होने का टाइम है। ऐसे वक्त में इस तरह की याचिकाएं दायर करके सुरक्षा बलों का मनोबल ना गिराएं। लेकिन मोदी से दुश्मनी ज्यादा जरूरी है, बेशक देश से दुश्मनी क्यों ना करनी पड़े। इस फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेने के लिए कहा। जनहित याचिका के नाम पर यह याचिका किसने लगाई थी, किसके हित में लगाई थी, ये तो साफ सुप्रीम कोर्ट की फटकार के साथ साफ हो चुका है। लेकिन याचिका जम्मू कश्मीर के रहने वाले मोहम्मद जुनैद, फतेह कुमार साहू और विक्की कुमार नाम के 3 लोगों ने दाखिल की थी। सवाल यह कि इस याचिका का मकसद क्या उस एजेंडे को आगे बढ़ाना नहीं था जिसके तहत पाकिस्तान भी कह रहा है कि जांच करो साहब, तुम्हारे घर का अंदर का मामला है ये, कि हमला भारत ने अपने फायदे के लिए कराया। कुछ लोग कह रहे हैं ना यहाँ पर भी। लेकिन छोड़ दीजिए साहब, अमित शाह को सुनिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना को फ्री हैंड दिए जाने के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फाइनल वार्निंग दे दी आतंकवादियों को। नरसंहार में शामिल आतंकी संगठनों को सीधे सीधे अल्टीमेटम। अमित शाह ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा। एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर।
गृहमंत्री ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार जिसमें किसी को माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमला करने वालों को ये नहीं सोचना चाहिए साहब कि 27 लोगों को मारने के बाद उन्होंने कोई जंग जीत ली है। गृहमंत्री ने कहा कि गुनहगार बचेंगे नहीं और आतंकवादियों को चुन चुनकर सजा दी जाएगी। लेकिन सोचिए, 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले की खबर मिलने के बाद सबसे पहले अमित शाह ही उस जगह पहुंचे थे जहां आतंकवादियों ने हिंदू नरसंहार किया था, वो बैसरन घाटी। इसके बाद अमित शाह लगातार बैठकों में शामिल रहे। गृह मंत्री देश के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति बनाने की योजनाओं में वो शामिल थे। तब उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन इस घटना के 10 दिन बाद अमित शाह का गृह मंत्री का बयान आना इस बात का संकेत है कि कुछ बड़ा पकड़ा है, कुछ बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा असद ओवैसी ने आज जो कहा उसको पूरे देश को सुनना चाहिए। असद ओवैसी ने क्या कहा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले गृह मंत्री अमित शाह को सुनिए। और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। काश 2019 में नरेंद्र मोदी वो जो लॉन्चिंग पैड्स की ज़मीन को हासिल कर लेते, जहाँ से लॉन्च पैड्स होते वो टेररिस्ट के, वो आप उसको ले लेते। अब आप जब ये आपकी न्यूज़ अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहाँ पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम आपके ऊपर वो आप बोल रहे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहाँ पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। असद ओवैसी ने कहा है घर में घुसकर मारना और वहीं बैठ जाना। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है। मुझे बताया जा रहा है पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को वापस लेने से मना कर दिया, बॉर्डर बंद कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है। अपने नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तान ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है और भारत से जिन पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है उन्हें लेने से इनकार कर दिया पाकिस्तान ने अटारी वाघा चेकपोस्ट बंद कर दिया है और अटारी वाघा पर सैकड़ों पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। यहां से सोचिए, जो पाकिस्तानी सालों से यहां घुसे हुए थे, जिन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली, पाकिस्तान के नागरिक रहे, अब उनको जब यहां से निकाला गया है, देश निकाला, तो उनको उनके देश ने लेने से मना कर दिया। सोच कर देखिए आप। ये एक कोलैटरल डैमेज है, नफरतों का कोलैटरल डैमेज। हमारी अभी नई शादी हुई है, 2 माह हुए हैं शादी को, हमने LTV अप्लाई किया हुआ है, अंडर प्रोसेस आ रहा है और हमें ऐसे भेज रहे हैं नोटिस भेज के। ये तो गलत बात है ना। तो सरकार को तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ये इनह्यूमन रास्ता, मैं नहीं समझता हूँ हमें इस हद तक जाना चाहिए। इस वक्त मुल्क निकाल देना, देश निकाला करना, मुझे लगता है ये इंसानियत के खिलाफ है। मैं चाहूँगी कि होम मिनिस्टर साहब इस पर नज़रसानी करें ताकि जो लोग यहाँ 30 साल 40 साल से रह रहे हैं उनको पाकिस्तान वापस जाने के लिए ना कहें। किसकी ये सोच है मैं नहीं जानता, मगर वो बेचारे आराम से रह रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, जिंदगी पाकिस्तान से दूर। अचानक से ये सब चीज़ होना समझ नहीं आ रही, कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर खता हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। देखिए, वैसे तो भारत को लेकर क्या दुष्प्रचार फैलाया जाता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ये कहा जाता है ना। लेकिन पहलगाम आतंकी के हमले के बाद हमें पता चल रहा है कि सिर्फ बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं, लाखों पाकिस्तानी मुसलमान भारत छोड़ना नहीं चाहते हैं कि नहीं हम तो यहीं रहेंगे। वैसे तो कहते हैं भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं, लेकिन रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठिए, पाकिस्तानी, सबको भारत बहुत रास आ रहा है। मतलब जिनके शादी हो गई हैं वो जाना नहीं चाह रही हैं, नागरिकता नहीं लेंगे। पाकिस्तान की नागरिकता है, यहाँ की नागरिकता नहीं ली, 30-30, 40-40 साल बसे हुए हैं, पेपर दिखाने पड़ रहे हैं, पता लग रहा है ही नहीं, तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान छोड़ना नहीं चाह रहे हिंदुस्तान। यहाँ रहकर देश की मिट्टी वो लोग खोखली कर रहे हैं क्योंकि साफ इलीगल है ना। छोड़ दीजिए सारे इमोशनल एंगल्स, इलीगल है, बात खत्म।
गैर कानूनी है। मानवता मानवता का ढोल पीटने वालों को समझना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ी नहीं होती मानवता। देश कोई धर्मशाला नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ी है मानवता। भारत में ऐसे कई पाकिस्तानी मिले हैं साहब जो 30-30, 40-40 सालों से रह रहे हैं, सरकारी नौकरियां कर रहे हैं साहब, पुलिस में भी हैं, वोट डाल रहे हैं, पाकिस्तानी नागरिक यहां वोट। ये बड़ा घोटाला चल रहा था साहब। एनआरसी कितनी जरूरत है, एनआरसी वेकअप कॉल है भारत के लिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड बनवा चुके हैं। ऐसे पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी संख्या कहां, यहां जहां मैं खड़ा हूं जम्मू कश्मीर, सैकड़ों की तादाद में ऐसी महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नागरिक, मतलब भारत से जाने को तैयार नहीं है। उल्टा मोदी सरकार को दोष दे रहे हैं कि साहब की मोदी सरकार उनके साथ अत्याचार कर रही है, गलत कर रही है। तो बनवा लेते ना पासपोर्ट, ले लेते ना नागरिकता, ले लेते नागरिकता। ये मानवता के खिलाफ है, लेकिन गैर कानूनी करेंगे फिर नहीं। चौंकाने वाली बात यह साहब कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ऐसे पाकिस्तानियों की तरफदारी कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी परेशान, अब्दुल्ला इतने मेहरबान, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मोदी सरकार उन्हें वापस भेजकर अमानवीय काम कर रही है। साहब ये मानवता दिखाने का टाइम है या गैर कानूनी? साहब इल्लीगल है, धर्म का मामला नहीं, अगर इल्लीगल है। यही बात महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं। इन दोनों ही नेताओं का कहना है साहब कि कई महिलाएं 30-30, 40-40 साल से भारत में रह रही हैं, और रहिए ना, क्यों नहीं छोड़ी पाकिस्तानी नागरिकता? ले लेते ना भारत की नागरिकता। भारतीयों से शादी कर चुकी हैं, भारत में बच्चे पैदा कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता ही नहीं ली, तो जाना पड़ेगा ना। ये नेता इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि है तो इल्लीगल ना, 30 से 40 साल से पाकिस्तान की नागरिकता क्यों नहीं छोड़ी? क्यों नहीं छोड़ी? एक और कड़वा सवाल पूछें। आज जम्मू कश्मीर की पार्टियों के कई नेता पाकिस्तानियों को निकाले जाने पर आंसू बहा रहे हैं, कलेजा मुंह को आ रहा है, दिल पसीज रहा है। यही हो रहा है ना, आंसू निकल रहे हैं पाकिस्तानियों को निकालने पर। लेकिन इसी घाटी से जब कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार करके उनको निकाला गया था, कितनों के आंसू निकले थे। जब अपने घरों में सदियों से रह रहे कश्मीरी पंडितों को घर बार छोड़कर निकाला गया था, मारा था, काटा था, जस्टिस गंजू, टीकालाल टपलू, नाम लूंगा इतने सारे, तब कितनों के आंसू निकले थे। आज ये लोग पाकिस्तानियों को निकाले जाने को अमानवीय बता रहे हैं। पाकिस्तानी अमानवीय, लेकिन उन लोगों के सामने ही कश्मीरी पंडित अमानवीय ढंग से कश्मीर से निकाल दिए गए थे। कितनों के आंसू निकले थे आंसू कश्मीरी पंडितों के, इनके नहीं। देखिए, ये एक कोलैटरल डैमेज है, नफरतों का कोलैटरल डैमेज है। अब उस बेचारी 50 साल से या 45 साल से वो रहने वाली है, उसके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, उसको पाकिस्तान भेजा। ये क्या रास्ता है? ये इनह्यूमन रास्ता है। मैं नहीं समझता हूँ हमें इस हद तक जाना चाहिए। ये अब किसकी ये सोच है मैं नहीं जानता, मगर वो बेचारे आराम से रह रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, जिंदगी पाकिस्तान से दूर। तो उसमें कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी 30 साल 40 साल पहले हुई है, या मतलब जिनके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनका घर तो हिंदुस्तान है, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, वो इस वक्त इस उम्र में कहाँ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब इसका सिंपैथेटिक व्यू लेंगे और इस तरह से जो है उन लोगों को अपना घर बार छोड़ने के लिए, क्योंकि आज तक 30 साल से 40 साल से रह रहे हैं और वो कभी भी उन्होंने मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई काम नहीं किया। दर्द हो रहा है साहब, बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी, ये तब कहाँ थे आंसू, दर्द कहाँ थे जब 90 के दशक में, 80 के दशक में हिंदुओं को नरसंहार करके भगाया गया, मारा गया, काटा गया। पाकिस्तानियों के लिए आंसू निकल सकते हैं, अपने हिंदू भाइयों के लिए नहीं। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सिर्फ पाकिस्तानियों को देश निकाला से दुखी नहीं है, बल्कि उनके सीने में इस बात का भी दर्द है कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल जो आतंकवादियों के घर क्यों उड़ाए जा रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे, आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता अमन जी, आप गलत कह रहे हैं। मैं सुनाऊंगा ना आपको बयान। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों के जो घर उड़ाए जा रहे हैं ना, बहुत परेशान है ये लोग, क्योंकि भारतीय सेना कश्मीर में 10 से ज़्यादा घरों को बम से उड़ा चुकी है। 10 क्या साहब, 100 घरों को उड़ाई है। ये गद्दार, आतंकियों के मददगार, आतंकवादी ना, आतंकवादी उन आतंकियों के घर हैं जो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं।
पहलगाम आतंकी हमलों से लेकर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने में इनका बड़ा हाथ माना जा रहा है। ये जिन फारूक अब्दुल्ला को अगर आज दर्द हो रहा है कि उनके घर क्यों उड़ाए जा रहे हैं, जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनकी आंखों में आंखें डालकर फारूक अब्दुल्ला कह सकते हैं कि इन आतंकवादियों का आदिल ठोकर का घर उड़ाया, गलत किया। आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन से महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला टेंशन में है। इन नेताओं का कहना है कि इससे बेकसूरों पर अन्याय हो रहा है। किसी का बेटा आतंकी बन जाए तो उसके परिवार को सजा क्यों दी जाए। एक और बड़ी खबर इस वक्त मुझे इस्लामाबाद से मिल रही है। शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति जरदारी से मुलाकात की है। ये खबर आपको बताऊं, लेकिन पहले एक बार बयान सुन लीजिए। कई लोगों के मकान उड़ाए गए। अब मुझे बताइए, अगर बेटा मिलिटेंट बन जाता है तो बाप की क्या जिम्मेवारी है उसमें, माँ की या बहनों की क्या जिम्मेवारी है। उड़ा दिया, किस लिए उड़ा दिया? मुझे बताइए, उससे क्या हम लोग मजबूत होंगे? उससे जो हमारी यकजहती है, क्या उस पर धक्का नहीं आ सकता? लोग नहीं सोचेंगे ये क्या हो रहा है? इन्हें हर बात पे 1000 दफ़ा सोचना चाहिए। उस एक्शन से कहीं हमारे में जो एक यकजहती हो गई है उससे नुकसान तो नहीं पहुंचे। कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग 2 मुल्कों की दुश्मनी के पीछे फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी, उनके मामलात, उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन सारा बर्बाद हो रहा है क्योंकि 2 मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर उसका शिकार हो रहा है, जिसमें हमारे बाहर से हमारे गरीब मजदूर लोग वो भी इसी का शिकार हो गए।